नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पी और ईपीएस रेशियो के बारे में। पी और ईपीएस रेशियो एक बहुत ही पावरफुल फंडामेंटल रेशियो है, जिसके बेस पर आप एक ही नज़र में बता सकते हैं कि कंपनी मजबूत है या फिर कमजोर है। राइट। दोस्तों, ये जो पी और ईपीएस रेशियो है, ये पूरे फंडामेंटल का 70 से 75% कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं, इसके कोरिलेशन के अंदर अगर आपने अच्छे से रिसर्च कर ली, तो आपको इस कंपनी की डिमांड का भी पता चल जाएगा। हमेशा ध्यान रखें, डिमांड वो होती है जो शेयर प्राइस को ग्रो करती है। राइट। अगर आपके पास डिमांड अगर आपने डिमांड को अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया, तो आप शेयर प्राइस के अंदर एवरी डिप पे खरीदी करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे आज मैं डिस्कस करूंगा पी रेशियो ईपीएस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस प्रकार की इंडस्ट्री में पी ईपीएस वर्केबल है। तीसरा, पी और ईपीएस रेशियो के बीच का कोरिलेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आप जरूर समझें। और मैं कुछ एग्जांपल्स रखूंगा क्यों ये रेशियो इतने ज्यादा मजबूत है। उन एग्जांपल के जरिए आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कैलकुलेशन के ऊपर, आखिर किस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो पीईपीएस की कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से होती है: प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ईपीएस की कैलकुलेशन होती है नेट प्रॉफिट। अगर प्रेफरेड डिविडेंड है, वैसे ये एक्सक्लूडेड ही आता है, इसके अंदर कुछ भी इंक्लूडेड नहीं होता है। अगर फिर भी है तो आप प्रेफरेंस शेयर्स के द्वारा जो मिले हुए डिविडेंड हैं या प्रेफरेंस शेयर के द्वारा मिली जो अर्निंग है, उसको आप निकाल दीजिए, क्योंकि हम यहाँ इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं। डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आउटस्टैंडिंग मतलब वो शेयर्स जो कंपनी ने बाहर निकाले। तो सबसे पहले पी रेशियो को समझते हैं। पी रेशियो में जैसे आप देख रहे हैं, पी पी का मतलब होता है प्राइस, ई का मतलब होता है अर्निंग या फिर ईपीएस। प्राइस होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ देखें, एक्साइड इंडस्ट्री का जो मार्केट कैप है वो है 47,982 करोड़ का, और नंबर ऑफ शेयर्स है 85। तो 47,982 करोड़ डिवाइडेड बाई 85, यानी पर शेयर करंट प्राइस आ गया 564 रुपए। ठीक। यानी एक शेयर का जो हिस्सा, यानी पूरे नंबर ऑफ शेयर्स में एक शेयर्स को उठा करके जो भाव रखा जाता है, उसी को कहा जाता है प्राइस, उसी को कहा जाता है पी, उसी को कहा जाता है रेशियो। दूसरा, ई यानी अर्निंग, यानी ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का मतलब ये ई यानी अर्निंग, पी मतलब पर, एस मतलब शेयर। तो पूरा नेट प्रॉफिट जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी सेल्स माइनस एक्सपेंस होता है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर से इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन और टैक्सेस, ये सारी चीजें जब निकल जाती हैं, उसके बाद जो शुद्ध लाभ हमें मिलता है, उसको कहा जाता है नेट प्रॉफिट। तो आपका नेट प्रॉफिट है एक्साइड इंडस्ट्री का 883, और डिवाइडेड बाई आपका नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपको मिल जाएगा ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। तो पी रेशियो की जो कैलकुलेशन होती है वो करंट प्राइस, यानी जो आपका ये शेयर प्राइस चल रहा है, और डिवाइडेड बाई आपका ईपीएस, इन दोनों को जब आप भाग कर देते हैं, तो आपको मिल जाता है पी रेशियो। ठीक। तो अगर हम करंट प्राइस और ईपीएस को भाग देंगे, तो हमारा पी रेशियो आएगा 54.7। या तो फिर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो टोटल मार्केट कैप है, डिवाइडेड बाई आप करिए पूरा नेट प्रॉफिट जो कंपनी का है 883, उससे आप भाग दे देंगे, तो भी आपको ये 54.7 का रेशियो मिल जाएगा। यानी दोनों चीजें एक ही बात है, ये पर शेयर की वैल्यू है और ये टोटल शेयर की वैल्यू है। ये पर शेयर की वैल्यू है और ये टोटल शेयर्स की वैल्यू है। ठीक। तो इस प्रकार से पी रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है, और इस प्रकार से ईपीएस को भी कैलकुलेट किया जाता है। तो पी और ईपीएस का कैलकुलेशन यहाँ पर क्लियर हो गया। दूसरा, ये किस प्रकार के इंडस्ट्री में वर्केबल है। देखो, जब भी हम पी रेशियो की बात करते हैं, तो पी रेशियो हमेशा आपका वर्केबल होता है जहां कंपनियां रॉ मटेरियल लेकर के उसको मैन्युफैक्चर कर रही हैं और उसके बाद अपने आउटलेट्स पे जाकर के उनको बेच दे रही हैं।
ठीक, इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है वहां पर आपको ये रेशियोस बहुत ज्यादा वर्केबल दिखाई देते हैं। और ज्यादातर हमारे किसी भी देश की जो कंट्री है वो इसी प्रकार के बिजनेस, इसको ही बिजनेस कहा जाता है। बाकी ये किस जगह पे नहीं वर्केबल है, वो है डेब्ट का बिजनेस, जहाँ पे कंपनियां कर्ज लेती हैं, कर्ज लेके उस कर्ज का बिजनेस करती हैं। जैसे बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गए, ये लोग एफडी के थ्रू क्या करते हैं, लोन, एफडी के थ्रू पैसा लेते हैं और उसे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, इस तरीके से उसको बेच देते हैं। यानी 4% पे, 6% पे उन्होंने एफडी रिटेल को दे दी, और उसके बेस पे 12%, 15% पे उन्होंने सामने होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन जो भी है उसको दे दिया। तो उसके बीच का जो इंटरेस्ट है वो इनके लिए इनकम होता है। लेकिन डेप्ट आने से क्या होता है, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी उसी के साथ इंक्लूडेड हो जाता है। इसलिए वो कॉन्सेप्ट जो पी रेशियो का है वो इतना वर्केबल नहीं होगा, क्योंकि अर्निंग डेप्ट के ऊपर नहीं काम करती है। अर्निंग प्योर कंपनी के एसेट्स और उसकी जो कैपेक्स है उसको देखती है। तो इसलिए हमें उन बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए पी का, जहां पर कंपनियां रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड आउटलेट्स पे बेचना, यहाँ पर ही वर्केबल है। या तो फिर कंपनी रीसेलिंग कर रही हो, यानी कि उन्होंने आउटलेट्स पे बेचा, कोई आया फिर वो भी लेकर के उसको बेच दे रहा है, एफलेट के थ्रू बेच रहा है, किसी के भी थ्रू बेच रहा है, तो वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तीसरा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सभी को समझना चाहिए। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंटेशन अपनी ओपन कर लेता हूँ। और ये जो रेशियो है इसको, ये जो डाटा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपको इसके बारे में जो समझाया जाता है कि अगर किसी कंपनी का, अगर पी रेशियो बहुत तेजी से बढ़ गया है, 40, 50, 60, 70 चला गया है, तो उसके पीछे के कारण आपको नहीं समझाए जाते हैं। बस आपको ये कहा जाता है कि अगर ये कंपनी महंगी हो गई है, 40, 30 के ऊपर निकल गई है, 20 के ऊपर निकल गई है, मतलब ये चीज महंगी हो गई है। लेकिन इसके पीछे का क्या कारण है वो आपको नहीं समझाया जाता है। तो आज हम इन्हीं सब चीजों को एक्सपोज करेंगे, समझेंगे, और पी और ईपीएस को आज हम पूरी तरह से डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक, तो पी रेशियो अगर किसी कंपनी का ग्रो हो रहा है, ठीक, लगातार ग्रो हो रहा है, लेकिन जो अर्निंग है कंपनी की वो स्टेबल है, ये धीरे धीरे ग्रो हो रही है, लेकिन पी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टर है वो उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको लेकर के बहुत ज्यादा अवेयर है, उसको उसकी फ्यूचर अर्निंग पे वो आज शेयर खरीद रहा है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है, राइट, उसकी इकोनॉमिकल डिमांड है, यानी कि देश के अंदर, दुनिया के अंदर उसकी नीड है, लोगों को ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत है। और इन्वेस्टर उस प्रोडक्ट को देख लेता है, उस प्रोडक्ट की नीड को लोगों के अंदर समझ लेता है, वो अपने आप को ऐसे रखता है उस कंपनी का एज अ कस्टमर, कि मैं इस बिजनेस का, इस कंपनी के प्रोडक्ट का एक कस्टमर हूँ। मुझे क्या ये प्रोडक्ट नीडेबल लगता है, मुझे ये प्रोडक्ट जरूरत लगती है मुझे इसकी। तो उस बेसिस पे जब वो थिंक करता है और लोगों के साथ शेयर करता है, और लोगों को भी लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एक इकोनॉमिकल डिमांड होती है। एक डिमांड होती है आर्टिफिशियल डिमांड। आर्टिफिशियल डिमांड में क्या होता है कि पब्लिक के ऊपर प्रोडक्ट को थोपा जा रहा है, राइट, कि उनको ये प्रोडक्ट जानबूझ के बोल, मार्केटिंग कर करके हमें ये प्रोडक्ट हमारे ऊपर थोपा जा रहा है कि तुम इसे लो। दूसरी तरफ होता है कस्टमर, यानी कि पब्लिक को जरूरत है उस प्रोडक्ट की। तो जब ऐसे कॉन्सेप्ट को इन्वेस्टर समझ लेता है, जब ये जान जाता है कि हाँ ये नीडेबल प्रोडक्ट है, लोगों को इसकी जरूरत है, तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट की नीड को जब इन्वेस्टर समझता है, तो उसकी फ्यूचर अर्निंग, यानी भविष्य में जो आने वाली अर्निंग है उस पर वो दांव आज लगाता है, जिसकी वजह से ये जो पी रेशियो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। पी रेशियो बढ़ने का मतलब है कि प्राइस, यानी कि कंपनी का मार्केट कैप बहुत तेजी से ग्रो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्निंग स्टेबल दिखती है या धीरे धीरे ग्रो हो रही होती है, क्योंकि अर्निंग उस समय नहीं आई है, उसने जो दांव लगाया है वो फ्यूचर अर्निंग पे लगाया है। भविष्य में इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा करेगा, भविष्य में ये इसका, इसकी कंपनी बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि इसका प्रोडक्ट नीडेबल है। तो जब भी इन्वेस्टर इस तरह का दांव लगा रहा है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो अच्छे से उस प्रोडक्ट को समझ ले, उस प्रोडक्ट को अच्छे से वो
जान, क्योंकि जब तक इन्वेस्टर उस प्रोडक्ट को नहीं समझेगा, उसकी डिमांड को नहीं जान पाएगा, तब तक वो फ्यूचर अर्निंग उसके लिए काम नहीं करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं एक्साइड इंडस्ट्री के बारे में। एक्साइड इंडस्ट्री का आज का P54 चल रहा है। लेकिन अगर मैं आपको मेरी रिसर्च रिपोर्ट दिखाऊं, ये अप्रैल 2023 में मैंने इसे बनाया था, 15/4/2023 की डेट। ठीक। अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो उस समय जब मैंने इसे रिकॉर्ड किया था तो एक्साइड इंडस्ट्री का मार्केट कैपिटलाइजेशन था 15,760 करोड़। ठीक। यानी ये एक मिड कैप कंपनी थी, आज ये लार्ज कैप कंपनी बन गई है। उस समय कंपनी का पी रेशियो चल रहा था 3.40, ये टीटीएम है। ठीक है। यानी उस साल का 2023 का पी रेशियो था, खाली उसी 2023 का, 3 रुपये 42 पैसा। ठीक। और जहां ऑल ओवर एक इसका पी रेशियो था अराउंड, वो चल रहा था 14-15 रुपए के आसपास। ठीक है। तो उस समय जिसने भी फ्यूचर अर्निंग को ध्यान करके फ्यूचर अर्निंग के कॉन्सेप्ट को समझा, उसके बिजनेस को समझा, उसकी डिमांड को समझा। अब एक्साइड इंडस्ट्री की जो डिमांड है, जो काम करने का तरीका है, वो है बैटरी बनाना। और ईवी का पूरा एक ऑरा उस समय चल रहा था। जहां देखो वहां पे गवर्नमेंट्स चार्जिंग स्टेशन लगा रही है। गाड़ियों भी आप देखोगे कि जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां थी, वो ईवी में यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट होती हुई दिख रही हैं। और एक्साइड इंडस्ट्री उस समय लीडरशिप रखता है। ठीक है। हमारा राज्य का जो पी रेशियो था वो 14 था, इसका 3 चल रहा था। तो एक्साइड इंडस्ट्री उस समय लीडरशिप रखता था। तो अगर ईवी का कॉन्सेप्ट बनता है और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी इसमें था, राइट, तो अगर ईवी का कॉन्सेप्ट बनता है तो बैटरी सेगमेंट के अंदर भारत की इन्हीं दो कंपनियों को फायदा होगा। और जो टॉप की लीडर है, एक्साइड इंडस्ट्री उस समय की टॉप लीडर थी। तो अगर ईवी का सेगमेंट फैलेगा तो एक्साइड इंडस्ट्री को फायदा होगा। और ये डिमांड इकोनॉमिकल इसलिए है, ये लोगों पे थोपा नहीं जा रहा है कि आप ये बैटरी लो, ये लोगों की नीड है। क्यों? क्योंकि अगर ईवी की गाड़ियां बनेंगी तो पर्यावरण को फायदा है, लोगों के पेट्रोल का खर्चा भी कम आएगा। क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं कि ईवी की गाड़ियों में चार्जिंग एक बार फुल कर दो तो हम काफी अच्छा एक डिस्टेंस तय कर सकते हैं। लेकिन पेट्रोल और डीजल के अंदर क्या होता है, वो चीजों का एक्सपेंस हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो ईवी से लोगों के बजट भी अच्छे बन रहे हैं, पर्यावरण को भी फायदा है, और गवर्नमेंट को भी फायदा है। उनको बाहर से ज्यादा पेट्रोल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो राजस्व एक्सपेंस है वो भी घट जाएगा। राइट। तो ये एक इकोनॉमिकल डिमांड थी जो लोगों ने इसके अंदर देखा। जो इन्वेस्टर था उसने इसको भांप लिया कि यार ये तो इकोनॉमिकल डिमांड है, अगर आज हम इसके शेयर्स खरीदेंगे तो डेफिनेटली फ्यूचर में ये कंपनी अर्न करेगी, डेफिनेटली इसके शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी। तो वो आने वाली डिमांड पर आज दांव लगाता है, इसकी वजह से वो पी रेशियो आपका ग्रो होता हुआ दिखता है। इसीलिए एक्साइड इंडस्ट्री का जो आप 55-54 का पी रेशियो देख रहे हैं, 50,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख रहे हैं, उसके पीछे का कारण यही है क्योंकि इन्वेस्टर ने पहले दांव लगाया था जब ये 14-15 हजार करोड़ की कंपनी थी, और आज ये 50,000 करोड़ की कंपनी हो गई है। राइट। दूसरा एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ओलेक्ट्रा। ओलेक्ट्रा का पी चल रहा है 190, जबकि अर्निंग है केवल 9 रुपए। इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टर ने पहले ही जो बहुत ज्यादा ओलेक्ट्रा से क्लोज है इन्वेस्टर, उन्होंने पहले ही देख लिया कि यार ओलेक्ट्रा जिस प्रकार से काम कर रहा है, जैसी बसें वो बना रहा है, राइट, ये एक बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल के अंदर इवोल्यूशन का काम करेगा, एक क्रांति का काम करेगा। जिसकी वजह से उस समय जिन इन्वेस्टर ने इस डिमांड को भांपा, उन्होंने उस शेयर्स को उसी समय खरीद लिया जब ये शेयर अंडर वैल्यूड हुआ करता था। 5, 10, 20 के पी पे चलने वाला शेयर आज 190 हो जाता है, जबकि अर्निंग में ऐसा कोई एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिल रही है। राइट। तो बहुत लोग आज देखेंगे तो कहेंगे ये महंगा हो गया, ये महंगा तो हो गया है क्योंकि अर्निंग उस हिसाब से नहीं है। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो तब देखता है जब
पहले एक डिमांड देखता है और डिमांड के बाद वो दांव लगाता है। तो जिसने ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के अंदर पहले इसके बिजनेस को समझा, इसकी डिमांड को समझा, उस समय उसको खरीदा, आज वो जाकर के अच्छे मुनाफे में बैठे हैं। अर्निंग बढ़ेगी, ये एक फ्यूचर अर्निंग, ये एक माइथोलॉजी है, ये ग्रो होगा, ये कहते हैं कि हमने अज्यूम किया है कि इस तरह प्रकार से अर्निंग होगी। अब अर्निंग हो या ना हो ये समय की बात है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि जिस हिसाब से ये प्रोडक्ट बना रहा है ये एवोल्यूशन तो है, इसके शेयर प्राइस में मूवमेंट तो आएगा। और ये चीज हुई। आप देख सकते हैं 190 का पी हो गया, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ना मतलब पी का बढ़ना है, और पी का बढ़ना ही हमारे पोर्टफोलियो के अंदर प्रॉफिट का बढ़ना है। तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर आपका जो पी रेशियो है वो किस प्रकार से ग्रो करेगा, उसके पीछे के कारण क्या होंगे वो आप खाली जान लीजिए। कहने का मतलब ये है। तो पी का बढ़ना और ईपीएस स्टेबल हो या फिर धीरे धीरे बढ़ रहा हो, इसका मतलब है कि फ्यूचर अर्निंग पे इन्वेस्टर्स दांव लगा रहे हैं। राइट। पी आपका स्टेबल है, लेकिन अर्निंग आपकी स्टेबल भी है, धीरे धीरे ग्रो भी कर रही है, या कभी कभी डाउन जा रही है। इसका मतलब है कि जो बिजनेसमैन है, जो इस कंपनी का जो ओनर है, वो ज्यादा कुछ सोच नहीं रहा है। उसने अपना बिजनेस, अपना धंधा बना लिया है। जितने प्रोडक्ट हैं उसी को वो रेगुलर बेसिस पे बेच रहा है, बना रहा है, बेच रहा है, जिसके बेस पे जो अर्निंग है वो कभी आ रही है, कभी स्टेबल है, कभी नहीं भी हो रही है। यानी ये हमें बताता है कि एक रेगुलर बिजनेस है, कोई नया कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक। तीसरा, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पी रेशियो वो डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि वो जो कॉन्सेप्ट था जिसने इसके लो पी पे खरीदा, और जब पी हाई हो गया, अब वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसके अंदर से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है। वो इन्वेस्टर इसमें से बाहर निकल रहे हैं, अब अर्निंग यहाँ से बढ़ना शुरू कर दी। उनका माइंडसेट ये था कि इसका जो इसकी जो डिमांड है, जब वो ग्रो हो जाएगी, राइट, और ये फ्यूचर अर्निंग जब आएगी, तो हम इसके बारे में सोचेंगे, तब हम इसमें से एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं। ये एक ट्रेडर का कॉन्सेप्ट होता है। तो जितने भी ट्रेडर्स थे वो लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, यानी इस शेयर्स को बेच रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो धीरे धीरे यहाँ पर घटती हुई दिखाई दे रही है। अर्निंग यहाँ अब स्टेबल भी हो सकती है, या तो यहाँ से ग्रो हो सकती है, डाउन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था वो बना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मूवमेंट हुई। अब जब उसकी अर्निंग आने लगेगी तो क्या होगा, यहाँ पे इन्वेस्टर उसको बेचने लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा खासा मुनाफा उन्होंने गेन कर लिया है। राइट। तो ये होता है एक पी और ईपीएस रेशियो के बीच का कॉन्सेप्ट। तो जब भी आपको कोई कह रहा है हाई पी है, तो पहले आप रीजन जानिए कि आखिर ये हाई पी आखिर है क्यों। ठीक। ईपीएस के कंपेयर में देखिए, अगर ईपीएस आपका ज्यादा है, आपका ईपीएस हमेशा पी और इंडस्ट्री से ज्यादा है, तो ये बहुत ही अच्छा साइन होता है एक ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से। अगर आप जैसे स्विंग ट्रेडर्स हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो उनके लिए ये रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर वो किसी भी तरीके की पोजीशन शॉर्ट टर्म के लिए बना रहे हैं। लेकिन लंबे समय के निवेशक हैं और वो डिमांड देखते हैं, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए और ऐसे पोजिशनल ट्रेडर के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक। तो ये होता है एक पी और ईपीएस के बीच का कोरिलेशन, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। आगे देखेंगे कि ये इंडस्ट्री के साथ कैसे इसको देखा जाता है। देखिए, हमेशा इंडस्ट्री का जो पी रेशियो तो वो बेंचमार्क की तरह काम करता है। अगर किसी कंपनी का पी रेशियो उसके इंडस्ट्री से ज्यादा हो गया है, अगर ऊपर बढ़ गया है, इसका मतलब है कि इसने अपनी इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर दिया, मतलब कि ये एक एक्चुअल में महंगा हो गया। और अगर उसकी अर्निंग उस तरीके से नहीं आ रही है, उसकी जो अर्निंग है उस प्रकार से नहीं आ रही है, तो ये सच में ये कंपनी महंगी होगी, क्योंकि इंडस्ट्री से ज्यादा ये रेशियो नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री की स्टेबिलिटी के आसपास हो तो ये बहुत ही अच्छा साइन होता है। हाँ, ईपीएस आपका इंडस्ट्री से बढ़ जाए वो चलेगा, क्योंकि अर्निंग जितनी ज्यादा होगी कंपनी के शेयर प्राइस के लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा, कंपनी की हेल्थ के लिए अच्छा है, कैश आता है, और डिविडेंड जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज है।
इससे कंपनी कैपेक्स कर सकती है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है आने वाले नए फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। तो ईपीएस के अंदर ग्रोथ हो वो चलेगा, लेकिन पी कभी भी इंडस्ट्री से ज्यादा महंगा हो जाए तो वहां पे थोड़ा अलर्टनेस का साइन आ जाता है। तो जैसे अगर आप एक्साइड इंडस्ट्री की हम बात करें, तो एक्साइड इंडस्ट्री के अंदर आप देखेंगे कि ओलेक्ट्रा की बात कर लेते हैं। ओलेक्ट्रा का पी चल रहा है 190 और इंडस्ट्री का है 28। लेकिन ईवी का ऑरा इस समय इस प्रकार से चल रहा है कि कोई भी बेचना नहीं चाहता है। ये प्राइस एडजस्ट हो जाता है, ये पी रेशियो तब डिक्लाइन होने लगेगा जब इसकी अर्निंग ग्रो हो जाएगी। तो जैसे ही अर्निंग यहाँ पे 9 रुपए से लेकर के 30 40 50 होने लगेगी, आपको पी सेटल होता हुआ दिखाई देगा। राइट। तो इस प्रकार से ये पी और ईपीएस का कॉन्सेप्ट बनता है, यानी ये री रेट हो जाएगा। आपका पी रेशियो जो हो जाएगा ये री रेट हो जाएगा। ये सारी चीजें स्टेबल रह सकती है, लेकिन जैसे ही अर्निंग ग्रो होगी आपका पी रेशियो डिक्लाइन हो जाएगा। राइट। तो दोस्तों इस प्रकार से पी और ईपीएस के कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। पी रेशियो किस प्रकार से देखा गया, ईपीएस को कैसे पढ़ा जाता है, क्या कैलकुलेशन है, किस प्रकार की इंडस्ट्री में काम करता है, ये सारी चीजें आज हमने समझी और देखी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, कैसे पी और ईपीएस को देखना चाहिए और कैसे उसे इंडस्ट्री के साथ कोरिलेट करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करके जरूर जाइएगा, और उनके साथ शेयर करिए जो बाजार को बेसिक से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर से पैसा कैसे कमाया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।